दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं रीट मैथ्स के जो फ्री टेस्ट आपका लिया गया है। पहला एक टेस्ट लिया गया है मैथ्स का और उसके सॉल्यूशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यह टेस्ट अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप हमारे न्यू एप्लीकेशन पर जाकर के इस टेस्ट को अभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। नए एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्री रीट एग्ज़ाम्स भी अभी भी अवेलेबल हैं, उन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के प्री रीट में नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं या बहुत अच्छे बन रहे हैं तो अभी आपको इन चीज़ों से निकल के और अच्छी तैयारी पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला प्रश्न अपना, यदि 10 की घात 2y बराबर 25 तो 10 की घात माइनस y का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है साथियों, बहुत ही आसान सा प्रश्न। और देखिए किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगर आप हमारे नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आने वाली जो भर्ती है 3rd ग्रेड की, उसकी तैयारी भी मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा, साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर नए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पुराने वाले ऐप पर हमारे वीडियोस नहीं आएंगे, नए वाले ऐप पर ही जो है वो नए कोर्स को लॉन्च किया जाएगा। चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। 10 की घात माइनस वाई, तो यहाँ पे 10 की घात 2y है, इसको 10 की घात y में बदलेंगे तो 10 की घात y में इसको लिख सकता हूँ कब, जब इस 2 को ये जो घात में 2 है इसको इधर ले आऊँ। ठीक है, इधर लेके आ जाएंगे तो ये 25 की घात 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो 10 की घात y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे √25। √25 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात y बराबर मेरे पास आ जाएगा √25 का मतलब 5। और 10 की घात y मेरे पास 5 है तो 10 की घात माइनस y मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि चलिए थोड़ा सा इसको 1 मिनट, हाँ जी, 10 की घात y हमने बनाया इसको और ये √25 बन गए इधर, और 10 की घात y इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसको 1/10 की घात माइनस y भी हम लिख सकते हैं भाई, बटा में लेके जाएंगे तो 10 की घात जो y था वो 10 की घात माइनस y बन जाएगा, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, सॉरी इसको आप 5 रखेंगे। ठीक है, अब आपको 10 की घात माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आ जाएगी आपके पास 1/5। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिए प्रश्न 2 है आपका, k का मान यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है और एक गुणन, आपको एक इक्वेशन बीजीय व्यंजक दिया हुआ है जिसका हल आपको दे रखा है कि x + 3 इसका एक हल है। जब x + 3 अगर इसका हल है तो x इक्वल्स टू -3 x, भाई देखिए यहाँ क्या दे रखा है, x + 3 इक्वल्स टू 0 हम मान सकते हैं। कब मानते हैं 0 हम, भाई तभी मानते हैं जब x प्लस, यहाँ पे दिया कि x + 3 इसका एक हल है। ठीक है, एक गुणनखंड है, इसका मतलब x + 3 हम 0 मान सकते हैं और x बराबर क्या रख सकते हैं, -3। x बराबर -3 रखेंगे तब गुणनखंड का मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो 3x² + kx + 6 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। कब, जब x का मान हम -3 रख देंगे तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस k और माइनस का 3 और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 × -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा, माइनस का 3 क्या आया, प्लस का आ गया 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो 9 × 27 -3k इक्वल्स +6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको हल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए 27 और 6 मिलकर के बन जाएगा 33, और इधर इक्वल्स टू 3k, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, क्या की k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। k की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। x और y का मान फाइंड आउट करना बहुत ही आसान सा। देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाला जो इक्वेशन है ये वाला, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ पर भी 4x बन जाए। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5y इक्वल्स टू 42,
और इसको अपन 4 से गुणा कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 8 चौक 32y इक्वल्स टू 4 एकम 4, ठीक है, और 4 पंजियो 20, ठीक है, 204 आ जाएगा। अब देखिएगा इसको आगे कैसे हल करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं हम निशान बदलते हैं हमेशा, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, ये 5y और माइनस का 32y, तो ये माइनस का 27y बचेगा, सीधी सी बात है, और बराबर है माइनस का 162 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 162 अपॉन में 27, ठीक है। अब देखिए y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ इसको अगर अपन काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, ठीक है, इसको आप काट के देख सकते हो, 6 बार कटेगा, 27 का 162, और y की वैल्यू इस प्रकार से 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू तो 6 रहेगी, तो y की वैल्यू देखिए एक ही जगह 6 है, तो सीधा सीधा यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अपन डायरेक्ट x का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू 6 रख देंगे, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे x प्लस 8y बराबर 51 है, तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो x प्लस y की जगह 8 गुणा 6, 8 6 का 48 और ये 51, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 51 माइनस 48, तो इस प्रकार से x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, 3/6 इसका उत्तर जो हो साथियों आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √35 भाग 5 गुणा √7 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड मास के नियमानुसार ये प्रश्न हल होगा, ठीक है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले भाग को हल करो। तो पहले अगर अपन भाग को हल करेंगे तो √35 को मैं लिख सकता हूँ, √35 को 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ, 5 7 35, और भाग यानी बटा में मेरे पास है 5, ठीक है, और गुणा में फिर है √7, ये है। अब यहाँ से इसको कैसे आगे हल करेंगे, देखिए √5 गुणा 7 को √5 और गुणा में √7 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और बटा में 5 को लिख सकता हूँ मैं √5 गुणा √5, ठीक है, √5 गुणा √5 यानी कि 5 बन जाएगा, और ये √7। अब यहाँ से 5 से 5 कटेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 7 7 49, तो √49 बन जाएगा, और बटा में √ आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो 7 बटा √5 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं बड़े ही आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भिन्न से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए तथा असत्य कथन का चयन करिए। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न जो है वो भिन्न से संबंधित ऐसे भी आ सकते हैं, या किसी और टॉपिक में भी देखिए साथियों ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, भाषा वाले प्रश्न, क्योंकि गणित में ज़रूरी नहीं है कि आपको गणित वाले प्रश्न ही देखने को मिले, है ना, इसमें भाषा वाले प्रश्न भी आपके सामने जो है वो साथियों आ सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, भिन्न से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। तो असत्य कथन का चयन करना, पहला कथन है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे समभिन्न कहते हैं, ठीक है, उसे समभिन्न कहते हैं। दूसरा है समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा आपका जो कथन है वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ये आपके दो कथन हैं साथियों, ठीक है। और दोनों के दोनों जो प्रश्न हैं, दोनों के दोनों जो कथन हैं आपके, और ये जो क्वेश्चन है ये 6th क्लास की NCERT से साथियों लिया गया प्रश्न है। 6th या 7th क्लास की NCERT से मैंने ये प्रश्न लिया है। तो देखिए प्रश्न कहीं से भी NCERT से भी आ सकते हैं, राजस्थान बोर्ड में भी ये जो आपकी उचित भिन्न अनुचित भिन्न ये सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपको चुनना है असत्य कथन, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। भिन्न कैसे लिखते हैं अपन, अंश बटा हर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अंश बटा हर। अब यहाँ बोला है कि अंश हर से छोटा, यानी कि 2/3 मान सकते हैं अपन, ठीक है भाई, 3 बड़ा है तो हर हो गए 3 जो कि बड़ा है, और अंश 2 छोटा है, ठीक है। तो इसको अपन समभिन्न कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे हम 3/5 लिख दें। अब यहाँ पे देखिए, 5/3 लिख दें, ठीक है, इसका अंश जो है वो हर से बड़ा हो गया, तो ये विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। और अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न के रूप में साथियों जो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ
असत्य कथन पूछा तो दोनों में से कोई नहीं आएगा, दोनों ही सही कथन है साथियों। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न 6 आपका क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 साल में तिगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 साल में तिगुनी हो जाएगी, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए साधारण ब्याज में जब मैंने आपको प्रश्न करवाए थे तो ये बताया था कि जब हम मूलधन को 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, तो जो ब्याज और दर का जो गुणा है, जो दर और समय का जो गुणा वो ब्याज के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, हम प्रिंसिपल मान लेंगे। प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल आपका जो है वो 100 रुपये है, प्रिंसिपल 100 रुपये है। तो यहाँ क्या बोला कि किस दर से कोई धनराशि, पी मान ली मैंने, है ना, धनराशि 10 साल में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी यानी कि वो अमाउंट जो मेरा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 300 रुपये बन रहा है। यानी कि 100 रुपये की राशि 10 वर्ष में कितनी गुनी हो गई, आपकी 3 गुनी हो गई। यानी कि यहाँ पे ब्याज की अगर बात की जाए, यहाँ पे ब्याज की अगर बात की जाए तो वो 200 रुपये का ब्याज आ रहा है। ठीक है, और साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मूलधन 100 रुपये लेंगे तो ब्याज जो है वो आपका दर और समय के गुणा के बराबर हो जाएगा, दर और समय के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो ये 200 आ गया। दर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है, समय आपको दिया गया है 10 वर्ष इक्वल्स टू 200 आ जाएगा। तो दर यहाँ पे आपका 20% आ जाएगी। दर क्या आ जाएगी, 20% आ जाएगी। देखिए जो मूलधन का सूत्र होता है, ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में आता है 100। अगर हम मूलधन को 100 ले लेंगे तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो ब्याज बराबर आपका क्या रह जाता है, ब्याज बराबर आपका रेट इनटू टाइम ही तो रह जाता है। इसीलिए तो डायरेक्ट यहाँ पे अपन ट्रिक बना रहे हैं ये, है ना। तो ये फॉर्मूले से ही बनी ट्रिक है, अपने आप से नहीं बनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो 20% बनेगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है तथा बेचते समय 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखिए क्या करता है, दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है। मान लीजिए 1 किलोग्राम सामान है, यानी कि 1000 ग्राम उसके पास सामान है। ठीक है, 1000 ग्राम उसके पास सामान 1 किलोग्राम हो गया और ये 1000 रुपये का ही हम लोग मान लेते हैं। अब 10% हानि पर बेच रहा है, 1000 ग्राम सामान है, 1 ग्राम का मूल्य हम लोग मान लेते हैं 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया 1 ग्राम का मूल्य है, तो 1000 का 1000 हो जाएगा। अब 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है कि 900 रुपये में इसको बेच रहा है। ये 900 रुपये क्या सेलिंग प्राइस है, एसपी है। ठीक है, अब देखिए तथा बेचते समय 20% कम तोलता है, लेकिन वो ग्राहक को जब बेच रहा है तो बेचते समय क्या कर लेता है, 20% कम तोल देता है उसको, 20% कम तोलता है, यानी कि 800 ग्राम ही तोल के देता है, यानी कि 800 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम ही उसको तोल के देता है और 800 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 800 रुपये होंगे। ठीक है, और ये 800 रुपये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है भाई, 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 800 रुपये ही है। ठीक है, 800 रुपये की वस्तु उसने 900 रुपये में बेच दी, यानी कि 100 रुपये का उसने मुनाफा कमा लिया। 100 रुपये का उसने मुनाफा कमाया, कितने पर, 800 पर कमाया। 100 रुपये का मुनाफा उसने कितने पर कमाया, 800 पर कमाया। तो 100 बटा 800 और गुणा में आपका आ जाएगा साथियों परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 100 में 8 का भाग लगाएंगे तो 12 8 96, 12.5% इसका उत्तर जो साथियों आपका आ जाएगा। 12.50% का लाभ यहाँ पर रहेगा, गेन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यानी कि 800 रुपये की चीज़ थी और उसने 900 रुपये में दे दी। ठीक है, ये तरीका रहेगा इस प्रश्न को करने का। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपका, दो संख्याओं का योग आपका दे रखा है साथियों 40। तो x प्लस वाई का मान हम मान लेते हैं 40 है और x माइनस वाई का मान है 4। तो अब यहाँ पे x और y का अनुपात आपको निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। ये आपका देखिए ये प्लस का y है और ये माइनस का, तो ये ऑटोमेटिक कट गई, तो x प्लस x आपका 2x बना और इधर 44 बन जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 22 यहाँ पे, और इस प्रकार से आप जो y का मान निकालेंगे, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर आपका 4 दे रखा है, तो 22 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। y इक्वल्स टू आपका -18 आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -18, y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो आपका जो रेशियो आएगा x
अनुपात y का वो 22:18 आएगा, यानी 11:9 आएगा। तो 11:9 इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न। 130 का x परसेंट, 130 का की जगह लगा देंगे गुणा x का x और बटा में परसेंट हटाने के लिए 100 लगाते हैं, बराबर 11.7। 130 गुणा x इक्वल्स टू 11.7, गुणा में आ जाएगा इधर आगे 100, इधर भाग में गुणा, इधर जाएगा तो आपका गुणा में चला जाएगा। तो 130 गुणा x इक्वल्स टू, एक मिनट, x इक्वल्स टू 1170। ठीक है, अब x इक्वल्स टू आ जाएगा 1170 भाग में 130, 10 से 10 कटा, 13 निमा 117, तो 9 बार कटेगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा साथियों। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है जहाँ पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और मूलधन पूछा जाए, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ट्रिक यही है कि आपकी जो रेट दे रखी है उस रेट को आप परसेंट हटा के लिख लो, यानी कि 15/100 अपन ने परसेंट हटा के इसको लिख लिया। भाई परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा, इसका मतलब ये 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 5 × 20 100, 3/20 इसको लिख सकते हैं। अब मूलधन कैसे आएगा? मूलधन निकालने का बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करेंगे कि ये 3/20 जो रेट को हमने हल किया तो 3/20 है, इसका उल्टा करके लिख दो। और 2 वर्षों की बात है, 2 वर्षों का अंतर दे रखा है तो 2 बार इसको लिख दो, 20/3 गुणा 20/3, और इसको गुणा कर दो आप जितना अंतर दे रखा है उससे, 144 से हम गुणा कर देंगे। तो 3 × 9 होता है साथियों। ठीक है, 3 × 9 होता है और 9 से हम लोग इसको 144 को काटेंगे। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपका 6400 आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आप काट भी सकते हो, 9 एकम 9 हो जाएंगे और बचेंगे कितने आपके, ये 5, 9 छिके 54 हो जाएगा। तो आपका 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6400 यहाँ पे रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें। देखिए ये जो ट्रिक मैंने अभी बताई है, ये आपको जब साधारण ब्याज मैंने पढ़ाया था बहुत डिटेल से इसको बताया था, आपको पता भी होगा इसके बारे में। प्रश्न 11 की बात की जाए, यहाँ पे x का मान पूछा है तो ये तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप जो वो आंतरिक 2 कोणों की माप के योग के बराबर होती है। तो यहाँ जो 110 डिग्री है ये एक्चुअल में x और 60 डिग्री के योग से बना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दो तो यहाँ पे आपका 50 डिग्री उत्तर आ जाएगा सीधा सा। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहाँ पे आप x का मान कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए ये क्या है, एक जीवा है, ऐसी एक जीवा है और एक ही जीवा के द्वारा, है ना, वर्त के एक ही तरफ परिधि पर बने सारे कोण बराबर होते हैं। तो कोण B और कोण D ये दोनों ही 40 डिग्री के हो जाएंगे। ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, कोण B बराबर कोण D, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा वर्त में एक ही तरफ बने कोण जो है वो साथियों सारे के सारे कोण कितने बना दो चाहे, ये कोण बना दो चाहे, ये भी 40 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, चलिए ये 40 डिग्री हो गया। अब ये 40 डिग्री है आपका, ये 65 डिग्री। तो इस त्रिभुज को हम लोग काम में ले सकते हैं। देखिए इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ से काम में ले सकते हैं। इस त्रिभुज को काम में लेंगे तो इस ये तो आपका 40 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना बन गए, 180 में से घटा दो कितना, 65 + 40, 65 और 40 कितने होते हैं, 65 और 40 105 होते हैं। तो ये 105 इसमें से घट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 75 डिग्री। x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 75 डिग्री और यही इसका उत्तर जो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 भी देखिए बहुत आसान प्रश्न है। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई कुल 660 वर्ग मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, ये भी बोल रखा है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए, छत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि छत और जो फर्श है वो तो बिल्कुल एक जैसे आपके रहेंगी। ठीक है, एक ही क्षेत्रफल उनका रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको चाहे फर्श का क्षेत्रफल निकालो चाहे छत का, एक ही बात है। और फर्श या छत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और आपके पास दोनों ही नहीं है, लंबाई भी नहीं है चौड़ाई भी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, तो मैंने क्या मान लेना है कि माना चौड़ाई बराबर एक्स है। माना चौड़ाई बराबर क्या है आपका, एक्स है। तो लंबाई यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। ठीक है, लंबाई क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। साथियों, इसका जो सूत्र होता है वो है आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने को 660 वर्ग मीटर दे रखा है, तो 660 बराबर आप जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में कितना आ जाएगी, ऊंचाई। ऊंचाई का मान है आपका 11। ठीक है, सॉरी, आधार का क्षेत्रफल नहीं, आधार का परिमाप, माफ़ी चाहूँगा, आधार का परिमाप। ठीक है, और गुणा में ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल ये है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा आधार का परिमाप। माफ़ी चाहूँगा साथियों, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक, ये लीजिए। अब देखिए, ये आपके पास आ जाएगा, ऊंचाई जो है वो आपके पास 11 है। ठीक है, तो 11 मीटर है, तो ये 11 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आधार का परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। आधार का परिमाप कितना आ जाएगा, आधार का परिमाप आपके पास आ जाएगा 660 गुणा में 11। अब आधार का परिमाप, आधार जो है वो आयताकार एक प्रकार से होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई मैंने कितनी मान रखी है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई मैंने मान रखी है 2x और चौड़ाई मैंने मान रखी है x, इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, 660 बटा 11 आएगा ना, बटा में 11, क्योंकि ये 11 इधर जाएगा तो गुणा में तो जाएगा, सॉरी भाग में तो जाएगा। तो 660 बटा 11 ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। देखिएगा, ये यहाँ से कट भी सकता है, 11 छिक्के 66 यानी कि 60 आ जाएगा, सीधी सी बात है। ये 60 के बराबर हो जाएगा आपका। तो 2x प्लस x आपका बन जाएगा कितना, भाई ये 2 है, ये इधर आएगा 60 के बटा में, तो 30 बन जाएगा। और यहाँ से 3x बराबर 30 बनेगा, तो x इक्वल्स टू आपका 10 बन जाएगा। x का मान अगर 10 होगा तो फिर चौड़ाई तो आपका 10 मीटर हो जाएगा और लंबाई आपका 2 गुणा 10 यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर हो जाएगा। अब फर्श का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14। एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि होती है। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव न हो, यानी आयतन वही रहना चाहिए। अब देखिए, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ बोला है इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है, ताकि इसके आयतन में बदलाव न हो, यानी कि आयतन बराबर होना चाहिए। तो ये पहले बेलन का आयतन मान लेते हैं पाई R1 का स्क्वायर और H1। ठीक है, और बराबर आयतन दूसरे बेलन का आयतन क्या, पाई R2 का स्क्वायर और H2 मान लेते हैं। ये बराबर रहनी चाहिए। जबकि व्यास में कितनी वृद्धि हो रही है, 25% की। व्यास में 25% वृद्धि मतलब जो आपकी त्रिज्या है उसमें भी 25% की वृद्धि है। ठीक है, व्यास में अगर 25% वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी 25% वृद्धि होगी। 25% का परसेंट हटाएंगे तो उसको 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखेंगे 25/100 और 25/100 1/4 के बराबर होता है। 1/4 का मतलब है कि पहले और अब
पहले अगर त्रिज्या आपकी 4 थी, तो अब 4 का 25% बढ़ के कितनी हो गई है, 4 का 25% यानी कि 1 बढ़ी और बढ़ के कितनी हो गई है 5। पहले त्रिज्या थी 4, अब हो गई है 5। ठीक है, यहाँ से पाई से तो पाई कट जाएगा। अगर पहले त्रिज्या 4 थी यानी कि आयतन की बात करें हम, तो 4 R1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू H1 इक्वल्स टू R2 यानी कि 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू H2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 चौक 16 और H1 इक्वल्स टू 25 H2। अब यहाँ H1 अपॉन H2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25/16, 25/16 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या बोला अपने को, इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव न हो, कितनी कमी की जाए। तो देखिए ये जो ऊंचाई है वो पहले 25 थी, अब इसको 16 कर देंगे अपन, 25 से कितना कर देंगे 16 कर देंगे, तभी तो ये बराबर होगा, क्योंकि अपन बराबर की शर्त पहले ही लेके चल रहे हैं। यानी कि H1 जब 25 है तो H2 हमें 16 करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। यानी कि कितनी कमी कर रहे हैं, 9 की कमी कर रहे हैं, 9 की कमी कर रहे हैं। कितने पर कर रहे हैं, 25 से 9 की कमी कर रहे हैं। तो परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगा देंगे तो 25 चौक 100 और 9 चौक 36, 36% की कमी अपने को हाइट में करनी पड़ेगी, तब जाकर के व्यास के 25% बढ़ने पर भी आयतन का मान चेंज नहीं होगा और वह बराबर रहेगा। तो 36% इस प्रश्न का उत्तर जो वो रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस आकृति में हम जानते हैं कि जब भी इस प्रकार की आपकी आकृति बनती है उसका मान होता है कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब यहाँ एक और इस प्रकार का दे रखा है तो ये भी 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है तो ये बाहर वाला भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो बना कोण होता है वो पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका बाहर वाला कोण 90 डिग्री का आएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, यानी कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे 90 और 90 180 तो ये हो गए। 180 में अगर हम 70 और आपके 60 130 जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपके कितने देखिए यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री में से सीधा 180 डिग्री घट गया और माइनस का आपका और क्या घट जाएगा। अब 180 घटा तो 180 और बच गया, तो 70 और 60 यानी कि 130 और घटा दीजिए, तो 180 में से 130 और घटेंगे तो आपके पास कितने 50 डिग्री बचेगा। यही आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रेक्षणों 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9 के 9, 9, 8 के माध्यांक, बहुलक तथा प्रसार का माध्य ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले तो इनको हम लोग आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 6, ठीक है, 6, उसके बाद फिर से 6, उसके बाद आपका 8, फिर से 8, फिर 9, फिर से 9, फिर से 9, फिर 14। इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये संख्याएं कुल मिलाकर के 8 हैं। यानी कि यहाँ पे अगर अपन n की मान की बात करें तो 8 होता है, 8 है, ठीक है, क्योंकि इनकी कुल संख्या 8, ठीक है। अब माध्यिका या माध्यांक, माध्यिका को ही माध्यांक कहते हैं। माध्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? जब सम संख्या हो तो हम करते हैं साथियों n+1/2 वां पद, ठीक है। अब देखिए n+1, 8 + 1/2वां पद, 8 + 1/2वां पद कौन सा होगा? 8 1 9 है ना, 9/2 यानी कि 4.5वां पद। 4.5वां पद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए पहला पद ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, और यहाँ पे इनके बीच में कौन सा है? 4.5वां पद है, बीच में है 4.5वां पद। तो ये किसके बीच में? 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। इसका मतलब 8 और 9 का आपको माध्य निकाल लेना, और 8 और 9 का जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा साथियों? 9 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 17, 17/2 यानी कि 8.5 इसका माध्यांक आ जाएगा। ठीक है, माध्यांक आपके पास कितना आ गया? 8.5 आ गया। अब इधर मैं बात कर लेता हूँ बहुलक की। बहुलक क्या होता है कि
वह संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है तो वो आपकी कितनी है, यहाँ पर 9 है, तो बहुलक आपका 9 आ जाएगा। इसके बाद में प्रसार क्या होता है, प्रसार होता है साथियों ऊपरी सीमा, यानी कि बड़े से बड़ा मान, यानी कि यहाँ 14 है, और माइनस छोटे से छोटा मान यहाँ पे कितना 6, ये घटा दो, इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, प्रसार। तो 14 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा प्रसार 8। ठीक है, अब आपको माध्य ज्ञात करना है, किसका, माध्यिका का और बहुलक का और प्रसार का। तो माध्यिका 8.5 है आपके पास, प्लस में 9 आपके पास बहुलक हो जाएगा, और 8 आपके पास क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, और बटा में ये 3 आंकड़े हैं तो 3 लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसका योग आ जाएगा 25.8 8 16 25 25.5 बटा 3। ठीक है, 5 5 10 2 12, तो कटेगा 3 से, तो ये आ जाएगा 8.8 24 और 8 पंजो 40। ठीक है, सॉरी 3 8 24 और 3 पंजो 15, तो 8.5 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 8.5 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए साथियों, गणित का पेपर कोई बहुत हार्ड पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीट की एक पात्रता की परीक्षा है, जिसको आप ठंडे दिमाग से पेपर को करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए इस प्रश्न में निम्न में से स्थितिक माध्य है, यानी कि ऐसा माध्य जो स्थिति पर आधारित होता है। तो अभी अभी अपन ने साथियों जो माध्यिका निकाली और बहुलक निकाला, ये स्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, स्थितियों पर ही निर्भर करता है, इसलिए माध्यिका और बहुलक ये दोनों के दोनों ऐसे माध्य हैं जिनको स्थितिक माध्य भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये स्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 बहुत ही आसान सा प्रश्न, निर्देश दिए गए हैं आपको, और इनके आधार पर आपको प्रश्न 18 19 का उत्तर देना। 18वां प्रश्न है, पुस्तकालय में सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं। तो देखिए सबसे कम जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे छोटा जो ग्राफ है वो बन रहा है, सबसे छोटा ग्राफ आपका अंग्रेजी विषय का, जहाँ पे लगभग यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत बना हुआ साथियों, ये डायग्राम है ना, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ये 200 के पास होना चाहिए था, ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, बाकी ये 200 इसका आंसर मानिएगा। तो अंग्रेजी की आपकी सबसे कम पुस्तकें 200 पुस्तकें हैं, सबसे कम रहेगा। ठीक है, और यहाँ तो इस चीज़ से प्रश्न प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन अगले प्रश्न में इस पॉइंट से पूरा प्रश्न प्रभावित हुआ था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना, आप लोगों का आंसर नहीं आ पाया। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि विद्यालय में पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं सामान्य ज्ञान की आपकी 300 पुस्तकें हो गई। ठीक है, 300 पुस्तकें हो गई। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में हल करना साथियों, प्रश्न को यहीं लिख लिया करो, 300 किताबें, यहाँ पर आपकी 400 किताबें, यहाँ पर 600 किताबें, यहाँ पे आपको 200 लेनी है। ठीक है, वैसे 150 दिख रही हैं लेकिन 200 लेनी है। विज्ञान की आपके पास 350 किताबें हैं, और गणित की आपके पास 450 किताबें हैं। अब आप देखिएगा 600 और 400 हज़ार, तो ये हो गई 1300। 1300 के बाद में आपका 350 और 450 कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। तो 1300 800 और ये 100 200 आपके, ये तो 800 200 हज़ार, तो 1000 और 1300 मिलके 2300 पुस्तकें, कुल मिलाकर के 2300 पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन आपका सी उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 है, अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखिए सारी की सारी जो संभावनाएं हैं वो कितनी हैं, वो 52 आएंगी साथियों। कुल परिणाम जो होंगे वो 52 होंगे। ठीक है, कुल परिणाम भाई 52 ताश की पत्ती हैं, तो वो कुल परिणाम तो आपके पास कितने हैं, 52 हैं। और उस 52 में से आपको या तो बादशाह का पत्ता निकलना चाहिए, ठीक है, उसको फेंटने पर, या फिर हुकुम का पत्ता निकलना चाहिए। तो ये पत्ते निकल के आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए बादशाह आपके पास कितने होते हैं साथियों, पूरे 52 पत्तियों में 4 बादशाह होते हैं। एक हुकुम का होता है, एक चीड़ी का होता है, एक ईंट का होता है। ठीक है, और एक और होता है आपका, ठीक है, गुलाम का। तो बादशाह आपके पास होते हैं 4। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हुकुम का पत्ता भी तो आ सकता है,
ठीक है। हुकुम के पत्ते की कितनी प्रायिकता होती है साथियों, तो हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो प्रत्येक, जो हुकुम का पत्ता हुआ, पान का पत्ता हुआ, ईंट का हुआ, चीड़ी का हुआ, ये जो पत्ते होते हैं ये 13 होते हैं, 13 चौक 52, तो 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। लेकिन उसमें साथियों एक बादशाह अपन ने पहले ही गिन लिया, तो इसमें से एक घटा देंगे, अब ये बन जाएंगे 12। तो इस प्रकार से संभावित जो अपने को जो परिणाम, ऐच्छिक जो परिणाम है, हमारे जो ऐच्छिक परिणाम है वो 12 और 4 16 हमारे ऐच्छिक परिणाम है, यानी कि 16 में से कोई सी भी एक आ सकती है। तो 52 में से 16 पत्ते निकलने चाहिए, तो 52 में से ये 16 पत्ते निकलने चाहिए, अपन यही चाहते हैं। तो 52 में से 16 पत्ते निकलने की प्रायिकता क्या है कि 52 पत्तों को खींचेंगे तो कम से कम 16 बार ऐसे चांस बैठेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ये होगी 4 चौक 16 और 13 चौक 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/13, यानी प्रत्येक 13 पत्ते खींचने पर 4 पत्ते, जो पत्ते हम लोग चाहते हैं वो हमें मिलेंगे। तो 4/13 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, इसकी प्रायिकता का आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका जो पहला जो गणित का टेस्ट था, फ्री टेस्ट, वो कंप्लीट होता है साथियों। अब आप लोग जो है, आप लोगों का यही कार्य है कि आप रेगुलर रूप से, ठीक है, रेगुलर रूप से अपना रिवीजन करें और पूर्ण मनोयोग से रीट की तैयारी करें। ठीक है, अपने जो प्रश्न आपको पहली बार में नहीं आए, जो प्रश्न आपको कठिन लगे हों गणित में, किसी भी टॉपिक में हो, उन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। इसके अलावा बीजगणित हुई आपकी, ठीक है, बीजगणित हुई, रेखा गणित हुई, है ना, आपके प्रायिकता के हो गए, सांख्यिकी के हो गए, तो इनके सूत्र आपको ज़रूर से ज़रूर देखने, याद करने, इन सूत्रों को आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करना है, क्योंकि कभी कभी सूत्र गलत हो जाता है और सीधा सीधा प्रश्न भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ये सूत्र आप लोगों को नहीं भूलना, बहुत अच्छे से सब कुछ देखना है, और फिर आप पेपर दे के आइएगा। गणित में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।